स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA सेंटर में। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शाहजहां के शासन को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो शाहजहां का शासन काल है उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और बाद में ये भी कहा गया कि इसका समीक्षा कीजिए, मतलब इसका परीक्षण कीजिए कि ये जो शासन काल है शाहजहां का वो वास्तव में स्वर्ण युग है भी या फिर नहीं। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, दोनों पक्षों को यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो शाहजहां के शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है या फिर नहीं कहा जाता, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो हमारा पिछला वीडियो था वो नूरजहां के बारे में था, और नूरजहां का जब हम आपको बता रहे थे उसी टाइम में आपको बताए थे कि ये जो खुर्रम खान है, ठीक है, हम खुर्रम खान का नाम वहाँ पर ही बताए थे। जो खुर्रम खान है वही आगे चल के शाहजहां बनता है। तो शाहजहां का जो शासनकाल शुरू होगा वो 1628 से शुरू होगा। आपको हम बताए थे कि 1627 में ही जहांगीर का मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद 1628 में जो शासक बनता है वो कौन बनता है, शाहजहां बनता है। और इसका जो पूरा शासनकाल है वो 1628 से लेकर के 1658 तक चलता है, ठीक है। तो ये जो खुर्रम खान है वो आगे चल के शाहजहां बनता है। ये क्या है, ये जो शाहजहां नाम है ये इसका एक उपाधि दिया गया है। क्या है, उपाधि इसको दिया गया है। और ये जो उपाधि वो कैसे लेता है, ये खुद ही ले लेता है। एक बार का बात है कि यहाँ पर आप डेट लिए 1617, ठीक है। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इसको खुर्रम खान को अहमदनगर के अभियान पर भेजा था कि वहाँ पर जाकर के क्या तो उस किले को जीतो, यहाँ पर कह सकते हैं अपना दबदबा बनाओ, दबदबा ही समझ लीजिए, तो दबदबा बनाओ, ठीक है। तो उसने ऐसा ही किया। जो खुर्रम खान है वहाँ पर जाकर के सफर रहा, अभियान में सफर रहा। तो उसके बाद उसे ऐसा लगा कि हम इतना अच्छा काम किए तो एक उपाधि ले लेते हैं। उसने स्वयं एक उपाधि ले लिया जिसका नाम था शाहजहां, ठीक है। क्या था, शाहजहां। और यही उपाधि के नाम पर इस पूरे साम्राज्य में ये क्या करता है, शासन करता है शाहजहां, ठीक है। अब इसके बाद आप कहीं पे खुर्रम खान नहीं देखेंगे, जो खुर्रम खान नाम है वो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इसने उपाधि ले लिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो शाहजहां का शासनकाल है वो स्वर्ण युग कैसे है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसके परिचय से। चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक कहानी पता नहीं होगा तब तक आप आंसर को नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्या है, तो कहानी को आप लोग पूरा समझिए, और 100% गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा जरूर, ठीक है। परिचय को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कहा जा रहा है कि मुगल सम्राट शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास का सबसे वैभवशाली और समृद्ध काल माना जाता है। आपको हम शुरू से बता रहे हैं, जब क्या है, तो जब बाबर ने सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, फिर आया हुमायूं। बाबर ने जब स्थापना किया तो वो जो साम्राज्य था वो बहुत ही कह सकते हैं कि लचीला था, मतलब वो टूट फूट जाने वाला था। फिर जब वो साम्राज्य हुमायूं को दिया गया तो हुमायूं उसको चला नहीं सका तुरंत, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर अचानक से प्रेशर दे दी जाए, अगर आपको कल के लिए राजा बना दिया जाए, शासक बना दिया जाए, और अचानक आपके ऊपर कोई युद्ध कर दे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या। तो इसी तरह से हुमायूं के साथ हुआ था। हुमायूं के टाइम में प्रशासन व्यवस्था उतना बेहतर नहीं था, जो युद्ध नीति है वो उतना बेहतर नहीं था, या फिर जो सेना है वो उतना बेहतर नहीं था, जिसके कारण हुमायूं को एक बार तो मार करके भगा दिया गया था, ठीक है। एक बार हुमायूं को निकाल दिया गया था देश से। बाद में फिर हुमायूं आया और फिर यहाँ पर क्या मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो वो जो स्थापना हुआ, और जैसे इसने क्या किया, मुगल साम्राज्य को स्थिर किया, वैसे ही हुमायूं क्या हुआ, मर गया, ठीक है। हुमायूं क्या करता है, मर जाता है, और उसके बाद अकबर शासक बनता है। और अकबर क्या है, तो पूरे साम्राज्य को स्थिर करता है। और वो जो अकबर है वो अपना साम्राज्य को जहांगीर को सौंप देता है, मतलब सौंपना तो वो दूसरे को चाहता है, लेकिन चाहे ना चाहे लेकिन वो जहांगीर के पास चला जाता है। फिर वो जहांगीर उसको चलाता है, नूरजहां उसको चलाती है, उसके बाद फिर वो आता है शाहजहां के पास। तो इसके पास क्या है, तो बना बनाया हुआ क्या है, साम्राज्य इसको मिलता है। इसलिए जो शासन काल कहा जा रहा है, इसलिए जो आप चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि मुगल सम्राट शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास का सबसे वैभवशाली और समृद्ध काल माना जाता है। ये इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसको बना बनाया गया मिला था, ठीक है, इसलिए इसको समृद्ध माना जाता है। वहाँ जहांगीर का पुत्र तथा अकबर का पौत्र था। क्या था, ये जो शाहजहां है वो जहांगीर का बेटा था और अकबर का पोता था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति, समृद्ध कला, स्थापत्य, व्यापार तथा प्रशासनिक व्यवस्था के चरम पर पहुंच गया था। ये क्यों पहुंच गया था, क्योंकि पहली बार अगर हम आपको बताएं तो अकबर ने ही जहाज का निर्माण, जो पानी वाला जहाज है उसने वहाँ पर निर्माण करवाना शुरू किया था। ये चीज़ हम आपको वहाँ पर नहीं बताए थे। तो सब कुछ जब निर्माण का शुरुआत करके सब कुछ दिमाग लगा के कोई व्यक्ति जाता है और उसके बाद आपको वो साम्राज्य सौंप देता है, तो उसको चलाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सारे क्या है, तो विकास होने लगा देश का, इसके साम्राज्य का विकास होने लगा। तो यहाँ पर शक्ति, समृद्धि, कला, स्थापत्य, व्यापार और प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ चरम पर पहुंच गया था। इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने उसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा है। कई सारे जो इतिहासकार हैं जो इसके बारे में लिखते हैं, उनका कहना है कि ये स्वर्ण युग माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस मत से पूर्णतः सहमत नहीं है और इसके कुछ नकारात्मक पक्षों की ओर भी संकेत करते हैं। इसलिए शाहजहां के शासन को स्वर्ण युग कहने के कारणों तथा उसकी सीमाओं दोनों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए सिर्फ इसको स्वर्ण युग या फिर
स्वर्ण युग ना कहना, दोनों तरफ से क्या है तो दोनों पक्षों को जाना जरूरी है। और ये चीज हम आपको ऊपर बताए थे जब हमको क्वेश्चन बता रहे थे कि शाहजहां के शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसकी समीक्षा कीजिए। कहा भी जाता है फिर नहीं भी कहा जाता या फिर क्यों नहीं कहा जाता, समीक्षा करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो दोनों चीज को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं शाहजहां के शासन को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। जो शाहजहां है उसके शासन को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो पहला जिसमें पॉइंट हम लोग बुलाएंगे वो है राजनीतिक स्थिरता और साम्राज्य की शक्ति। उस टाइम में जो राजनीतिक स्थिरता है वो बहुत ही अच्छी थी और साम्राज्य की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं इस पॉइंट को। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली और संगठित था। उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में दक्कन तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सिंध तक मुगल सत्ता प्रभाव स्थापित था। जो मुगल सत्ता है उसका प्रभाव स्थापित था, मतलब इतने बड़े क्षेत्र में जो मुगल साम्राज्य वो फैला हुआ था। ये सिर्फ अभी इतना ही फैला हुआ है। आगे जब औरंगजेब को पढ़ेंगे तो औरंगजेब क्या करता है, बड़े से क्षेत्र में क्या करता है, अपना साम्राज्य को विस्तार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने जो पढ़ा, जो चौहद्दी आपने पढ़ा कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली और संगठित था। उत्तर में काबुल, ठीक है, उत्तर में कहां से, काबुल से लेकर दक्षिण में दक्कन तक, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सिंध तक मुगल सत्ता का प्रभाव स्थापित था। उसने बुंदेलखंड, दक्कन और अन्य क्षेत्रों में अपने अधिकार को मजबूत किया। साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही, जिससे जनता को सुरक्षा का अनुभव हुआ। राजनीतिक स्थिरता किसी भी स्वर्ण युग की पहली शर्त होती है और शाहजहां का शासन इस दृष्टि से सफल था। जो राजनीतिक स्थिरता है, मतलब कहीं पर भी भेदभाव नहीं, कैसे भेदभाव तो नहीं बात करेंगे, कहीं पर क्या तो युद्ध नहीं, जो गृह युद्ध होता है उस तरह कहीं पे गृह युद्ध नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जो शाहजहां का शासनकाल है, सब बहुत ही शांति व्यवस्था से चल रहा था, सब संगठित चल रहा था। जो पूरा देश है, इसके क्षेत्र में आने वाला जितना भी क्षेत्र सब संगठित था, इसलिए इसके शासनकाल को सुदृढ़ माना जाता है, उत्कट माना जाता है। दूसरा जिसके स्वर्ण युग के काल को माना जाता है वो है आर्थिक समृद्धि का उत्कर्ष। इस टाइम आर्थिक समृद्धि का भी उत्कर्ष हो रहा था। शाहजहां के समय भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से गिना जाता था। कृषि, व्यापार और उद्योग का निरंतर विकास हुआ। भूमि से राजस्व प्राप्त राजस्व मुगल आय का प्रमुख स्रोत था और राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विदेशी यात्री टेर्नवियर, बर्नियर और मनुची ने भारत की समृद्धि, बड़े बड़े बाजारों तथा व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया है। भारत में सूती वस्त्र, रेशम, मसाले, नील तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात होता था। आर्थिक समृद्धि के कारण राज्य का खजाना भरपूर था। ये जो विदेशी यात्री देख रहे हैं इस टाइम में सब इसके आए हुए यात्री हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्या तो किताब में इसके बारे में लिखा है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, कहते कि किस तरह से यहाँ पर उस टाइम में शासन चल रहा था जब जो शासन है वो शाहजहां के हाथ में था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। इस टाइम में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल चल रहा था। कौन कौन से हम आपको नाम यहाँ पर लिख करके बताए थे कि जो बर्नियर था वो भी इसके शासनकाल में आया था। ठीक है, जो विदेशी लोग थे, विदेशी यात्री थे, तो बर्नियर भी आया था, ट्रेवियर भी आया था। ये सब क्या है, सब व्यापारिक लोग हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सब व्यापारिक लोग। पीटर मंडी आए थे, ठीक है, मेंडल स्लो आए थे। ये सब क्या है, तो सब व्यापारी लोग थे जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे या फिर घूमने के लिए आए थे, यहाँ का जायजा लेने के लिए आए थे, यहाँ पर किस तरह से काम वाम चलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। इस टाइम में स्थापत्य कला बहुत ही उच्चतम था। ठीक है, तो शाहजहां का नाम सबसे अधिक उसकी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, उसके स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। उसके शासनकाल में मुगल स्थापत्य का कला अपने चरम उत्सव पर था, मतलब चरमोत्कर्ष पर था, मतलब बहुत ही ऊपर लेवल पर था, हाई लेवल पर था। ठीक है, तो शाहजहां का नाम सबसे अधिक उसके स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। उसने बहुत सारे जो स्थापत्य कला उसका निर्माण करवाया है। उसके शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके द्वारा बहुत सारे वास्तुकला बनवाए गए, जैसे कि लाहौरी गेट बनाया गया, अजमेरी गेट बनाया गया, कश्मीरी गेट बनाया गया, लाल किला बनाया गया। ठीक है, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, मीना बाजार, मोती मस्जिद, ये सारे सब क्या है, सब इसके द्वारा बनाया गया है। आगे इसमें 1632 ईस्वी में उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण आरंभ कराया। 1632 ईस्वी में क्या किया, अपनी प्रिय पत्नी के लिए, ये वही पत्नी है जो आगे चल करके 14 बच्चे को जन्म देते समय मर जाएगी। ठीक है, ये वही पत्नी जिसके लिए इसने क्या किया, ताजमहल बनवाया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1632 ईस्वी में उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण आरंभ कराया, जो आज विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है और इसको यूनेस्को में भी कह सकते हैं, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, ये जो ताजमहल है इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है।
आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त लाल किला, जामा मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास ये आगरा में बनाया गया था। तो दीवान आम और दीवान खास दोनों यहाँ पर बनाए गए हैं। मोती मस्जिद तथा शालीमार बाग जैसे भव्य निर्माण उसके काल की महान उपलब्धियां इसी के काल में बनाया गया। ये सारे जो आप नाम देख पा रहे हैं, जो स्थापत्य देख रहे हैं, ये सब इसी के समय बनवाया गया है। संगमरमर का व्यापक उपयोग, नक्काशी की उत्कृष्ट कला तथा बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई उसके स्थापत्य की विशेषताएं थी। इस कारण शाहजहां का युग स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहलाता है। इस टाइम में बहुत सारे क्या है तो स्थापत्यों का विकास किया गया, ठीक है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि ये जो शाहजहां का काल है उसको स्थापत्य काल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्थापत्य काल भी कहा जाता है। आगे जो चौथा पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। चौथा पॉइंट आपका है कि कला और संस्कृति का विकास। इसके टाइम में कला और संस्कृति का विकास हुआ। शाहजहां कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। शाहजहां क्या है तो कला का और संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके दरबार में चित्रकारों, कवियों, संगीतज्ञों तथा विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। बहुत सारे चित्रकार, कवि, ठीक है, बहुत सारे संगीतज्ञ, बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण ये देता था अपने दरबार में। फारसी साहित्य का विकास हुआ तथा दरबारी संस्कृति अपने उच्च स्तर पर पहुंची। चित्रकला और संगीत को भी प्रोत्साहन मिला। दरबार की भव्यता और सांस्कृतिक गतिविधियों ने मुगल संस्कृति को नई ऊंचाइयां प्रदान की। तो बहुत तरह के क्या तो अलग 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 विद्वानों को इसने क्या संरक्षण दिया था ताकि वो क्या करे, यहाँ पर रहे, उसके दरबार की शोभा वो बढ़ा सके, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो है प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता। प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता। शाहजहां ने अकबर द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित किया। न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था तथा प्रांतीय प्रशासन सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे। जो भी अकबर के द्वारा लाया गया था, जो भी अकबर के द्वारा नियम लागू किया गया था, उन सभी चीज़ों को क्या है तो ये बखूबी निभा रहा था। शासन में अनुशासन और नियंत्रण बना हुआ था। प्रजा की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इससे साम्राज्य की स्थिरता और जनता के विश्वास में वृद्धि हुई। इससे क्या तो जो साम्राज्य है उसकी स्थिरता बनी रही और जनता का विश्वास बना रहा, ठीक है। छठा जो यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका देखते हैं वो है शाही वैभव और प्रतिष्ठा का चरम उत्कर्ष। शाही वैभव का और प्रतिष्ठा का इस टाइम में बहुत ही उत्कर्ष हुआ। शाहजहां के समय मुगल दरबार विश्व के सबसे भव्य दरबारों में से गिना जाता था। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण इसी काल में हुआ था। आपको हम बता दें कि आप मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुगल ही भारत में है। मुगल के दक्षिण तरफ और भी बहुत सारे राजा थे उस टाइम में, ठीक है, जो बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। जो दक्षिण भारत में बहुत सारे और भी प्रभावशाली राजा थे, ठीक है। तो उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि उस टाइम में जो शाहजहां का दरबार था वो बहुत ही भव्य में गिना जाता था, ठीक है। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण इसी काल में हुआ था। शाहजहां के काल में ही जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है वो इसी काल में बनाया गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जो कोहिनूर है वो इसमें जड़ा हुआ था। ये चीज़ भी आपको पता होगा। विदेशी यात्री मुगल दरबार की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा अत्यंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी। कहा जा रहा है कि इस प्रकार से जो है जो मुगल दरबार है उसका प्रतिष्ठा क्या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा है। आगे दोस्तों हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में शाहजहां का शासन पूर्णतः स्वर्ण युग था, ठीक है, कि जो शाहजहां का शासन काल था क्या वास्तव में वो शासन काल पूर्णतः स्वर्ण युग था भी या फिर नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आपने यहाँ पर ऊपर पढ़ा, ये चीज़ आपके मन में भी खटक रहा होगा कि ये जो मयूर सिंहासन है, ठीक है, ये जो मयूर सिंहासन है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, ये लाया कहाँ से गया था, ठीक है। तो एक बार युद्ध होता है, दक्षिण भारत का अभियान इसके द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है, जो शाहजहां उसके द्वारा दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया जाता है। ये बात है 1636 का। 1636 में ये दक्षिण भारत का अभियान शुरू करता है क्योंकि अपना साम्राज्य को दक्षिण की तरफ बढ़ाना चाहता है। तो वहाँ पर मीर, एक नाम होता है मीर जुमला, क्या होता है, मीर जुमला, ठीक है। तो मीर जुमला के साथ इसका युद्ध होता है, शाहजहां का युद्ध होता है। और उस टाइम में जो दक्षिण भारत है वो जो यहाँ पर शासक होता है मीर जुमला, उसी के पास कोहिनूर होता है। उस टाइम का हम बात करें 1636 ईस्वी का, तो 1636 ईस्वी में इसके पास मीर जुमला के पास ही कोहिनूर होता है। जब ये मीर जुमला हार जाता है तो शाहजहां क्या करता है, इसको लेकर के आ जाता है, जो कोहिनूर हो रहा है इसको लेकर के आ जाता है और तख्ते ताबूस बनाता है। इसके माध्यम से जो कोहिनूर होता है उसको जड़ दिया जाता है उस तख्त में और उसको बोला जाता है तख्ते ताबूस, या फिर उसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। इस तरह से ये जो मयूर सिंहासन है इसमें कोहिनूर हीरा को जड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से शाहजहां के पास ये हीरा था, ये हीरा पहले था मीर जुमला के पास, ठीक है। तो उसको हरा करके 1636 में शाहजहां क्या करता है, उसको ले आता है अपने यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा समझते जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वास्तव में शाहजहां का शासन पूर्णतः स्वर्ण युग था भी या फिर नहीं था। तो उस चीज़ का डिस्कशन अब हम यहाँ पर करेंगे। पहला, जनता पर भारी करों का बोझ। इसने सिर्फ
स्थापत्य को बढ़ावा दिया या फिर महलों को बनाया, ये काफ़ी नहीं है। इसने क्या किया, जो अकबर ने शुरू किया था उसमें से बहुत सारी चीज़ों को इसने नकार दिया और जो जनता है उसके ऊपर कर का बोझ डाल दिया। तो जनता पर भारी करों का बोझ डाला इसने। शाहजहां के भव्य निर्माण कार्यों और शाही वैभव को बनाए रखने के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। इसके लिए किसानों पर करों का बोझ बढ़ाया गया। इसलिए क्या, तो जो किसानों पर है करों का बोझ बढ़ाया गया। यद्यपि राज्य समृद्ध था, लेकिन इस समृद्धि का लाभ मुख्यतः शासक वर्ग और अमीरों को प्राप्त होता था। सामान्य किसान और मजदूर अनेक कठिनाइयों का सामना करते थे, क्योंकि उन पर क्या, तो टैक्स लाद दिया गया था। ठीक है, जो कर है वो लाद दिया गया था। दूसरा पॉइंट है दक्कन नीति की असफलता। दक्कन नीति की असफलता। शाहजहां ने दक्कन में अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन इससे राज्य के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। दक्षिण अभियानों में अत्यधिक धन और समय व्यर्थ हुआ। क्या, तो दक्षिण जब अभियान चलाया गया तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा धन भी गया और समय भी व्यय हुआ, मतलब खर्च हुआ। तो इससे जो दक्कन नीति अपनाया गया था वो असफल रहा। बाद में इसके बाद आप जब देखेंगे जहांगीर को, तो जहांगीर का जो पूरा शक्ति है वो दक्षिण में कब्जा करने के लिए चला जाता है। ये जो शाहजहां है वो तो छोड़ देता है, दक्षिण में कब्जा करना चाहता है ये भी, लेकिन जब इसको पता चलता है कि इससे खजाना खाली हो रहा है, जो हमारा उत्तर भारत का शासन है वो कमजोर होता जा रहा है, तो ये छोड़ देता है। लेकिन जहांगीर ऐसा नहीं करता। जहांगीर अपने पूरे 26 साल सिर्फ दक्कन को कंट्रोल करने के लिए अपना जीवन का वो दे देता है। वो दक्षिण भारत में जाकर के मरता है, फिर भी छोड़ता नहीं। तो इस तरह से वो जिद्दी आदमी था और बहुत ही क्रूर भी था। तीसरा जो अपन लोग पॉइंट देखते हैं उससे पता चलता है कि धार्मिक उदारता में कमी। अकबर की तुलना में शाहजहां अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी था। क्या कहा जा रहा है, जो अकबर की तुलना में जो शाहजहां वो अपेक्षाकृत ज्यादा रूढ़िवादी, मतलब पुराने सोच का था। उसने कुछ स्थानों पर हिंदू मंदिरों को नष्ट कराने का आदेश दिए तथा धार्मिक मामलों में अकबर इससे व्यापक उदारता नहीं थी। धार्मिक मामलों में जैसे अकबर ने उदारता दिखाया था, दयालुता दिखाया था, उस तरह से इसने नहीं दिखाया। इस कारण इस इतिहासकार इसके शासन को पूर्णतः आदर्श नहीं मानते। इसी कारण जो है कुछ इतिहासकार इसको, ये जो शासन काल है इसको आदर्श नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अकबर की तरह इसने काम नहीं किया था। चौथा पॉइंट है उत्तराधिकार युद्ध की पृष्ठभूमि। शाहजहां के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों द्वारा, जैसे कि दारा शिकोह इसका पुत्र है, औरंगजेब इसका पुत्र है, शुजा इसका पुत्र है और मुराद इसका पुत्र है, इसके बीच उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद यह संघर्ष और तीव्र हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि शासन व्यवस्था के भीतर कुछ कमजोरियां भी मौजूद थीं। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का जब हम आपको कहानी बताएंगे वहीं पर हम आपको बताएंगे कैसे ये जो शाहजहां का चारों बेटा है, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद, ये चारों कैसे काटा काटी लड़ता है सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के लिए, और अंतिम में ये जो औरंगजेब है वो जीत जाता है। और इसलिए जो आप एक मूवी आया था छावा, ठीक है, छावा जो मूवी आया था उसमें आप देखेंगे कि जो औरंगजेब का रोल करता है अक्षय खन्ना, वो बोलते हैं कि ये जो साम्राज्य है वो अपने भाइयों के लाशों पर खड़ा किए, अपने परिवार के लाशों पर खड़ा किए। ठीक है, तो इस जो शब्द उसने कहा है वो इसी के लिए कहा है, क्योंकि जो इसका भाई होता है दारा शिकोह, ये जो शाहजहां होता है, शाहजहां भी चाहता है कि दारा शिकोह कोई साम्राज्य का सम्राट बना जाए, लेकिन ये औरंगजेब ये नहीं चाहता। औरंगजेब ही शासन बनना चाहता है। इसी कारण अपने तीनों भाइयों को मार देता है, अपने बाप को शाहजहां को कैद कर लेता है और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है। तो इस सारे कांड जो करता है वो शाहजहां औरंगजेब ही करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे औरंगजेब वाला, उसमें आप इन सभी बातों को पढ़ेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर समीक्षा देख लीजिए पूरे आंसर का। शाहजहां का शासन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, स्थापत्य कला, सांस्कृतिक विकास तथा शाही वैभव की दृष्टि से क्या कहा जा रहा है, निस्संदेह मुगल साम्राज्य का सबसे गौरवशाली काल है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे निर्माण आज भी उसकी महानता के प्रतीक हैं। किंतु दूसरी ओर कहा जाए कि भारी कर व्यवस्था लागू किया गया, अत्यधिक शाही खर्च बढ़ा दिया गया, धार्मिक रूढ़िवादिता दिखाई गई तथा उत्तराधिकार संघर्ष जैसी समस्याएं भी विद्यमान थीं। इसलिए उसके शासन को पूर्णतः आदर्श या फिर सर्वसाधारण के लिए स्वर्णयुग नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसलिए क्या, तो इसको बहुत सारे इतिहासकार स्वर्णयुग नहीं मानते हैं। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा है, जबकि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि यह स्वर्णयुग मुख्यतः शासक वर्ग और दरबार के लिए था, सामान्य जनता के लिए नहीं था। जो शासक वर्ग उसके लिए स्वर्णयुग होगा, लेकिन आम जनता के लिए स्वर्णयुग नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप समीक्षा कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखेंगे कि शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि, कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक विकास का चरम बिंदु था। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उन्नति, भव्य स्थापत्य निर्माण तथा प्रशासनिक सफलता के कारण इसे मुगल इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे, फिर भी समग्र रूप से देखा जाए तो शाहजहां का शासन मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का काल था। इसलिए अधिकांश इतिहासकार उचित रूप से इसको शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग मानते हैं।
तो इस तरह से एक छोटा सा जो भी आपको उचित बुझा रहा है लिखने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप कुछ भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से निष्कर्ष को लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्वर्ण युग था, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चैनल पर दोस्तों नए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। क्या करेंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।